प्रगतिवाद व प्रयोगवाद, जिसके अंदर हमने प्रगतिवाद के जो टॉपिक पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर, वो पढ़े थे प्रस्तावना, प्रगति, प्रगतिशील और प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का अर्थ, प्रेरणा भूमि और प्रगतिवाद की सारे प्रवृत्तियों को पढ़ा था, जिसके अंदर सामाजिक चेतना, आस्था प्रेरित मानवता, अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं का निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, लोक चेतना, व्यंग्य बोध, वर्ग संघर्ष और क्रांति की भावना, प्रति सौंदर्य, प्रणयानुभूति, नारी भावना। ठीक है, ये सारी प्रगतिवादी युग की जो थे वो प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां थी। और आज के हमारे जो पॉइंट्स है वो है प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद, प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इन तीनों पॉइंट को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रयोगवाद अर्थ निर्धारण तक पढ़ लिया था। आज हम इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट है प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद। प्रयोगवाद का संबंध प्रपद्यवाद से भी है। इसे ही नकेनवाद, नरेश केसरी कुमार और नलिन विलोचन। ठीक है, नकेनवाद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि न के ऊपर नाम है नरेश और के ऊपर केसरी कुमार और न यानी नलिन विलोचन, ठीक है, के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रयोगवाद और नकेनवाद दोनों में पर्याप्त समानता है। संभवतः इसी कारण नकेनवादियों ने अपनी 10 सूत्री, ठीक है फ्रेंड्स, इस नकेनवाद को याद रखना है, तीनों नामों को याद रखना है। नकेनवादियों ने अपनी 10 सूत्री घोषणा में प्रयोगवाद को ही विश्लेषित किया है। प्रपद्यवाद में ये 10 बातें कही गई हैं। प्रपद्यवाद में कौन से 10 बातें कही गई हैं? तो प्रपद्यवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है। प्रपद्यवाद सर्व स्वतंत्र है, उसके लिए शास्त्र या दल निर्धारित नियम अनुपयुक्त हैं। प्रपद्यवाद महान पूर्ववर्तियों की परिपाटियों को भी निष्प्राण मानता है। प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित और त्याज्य समझता है। प्रपद्यवाद को मुक्त काव्य नहीं, स्वच्छंद काव्य की स्थिति अभिष्ट है। प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानता है। प्रपद्यवादी साध्य नहीं मानता है। ठीक है, प्रपद्यवाद की प्रणाली दुग्वाक्यपदीय है। प्रपद्यवाद के लिए जीवन और कोश कच्चे माल की खान है। प्रपद्यवादी प्रयुक्त प्रत्येक छंद और शब्द का निर्माता है। प्रपद्यवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। इन 10 सूत्रों के बाद 2 सूत्र और जोड़े गए हैं। प्रपद्यवाद मानता है कि पद्य में उत्कृष्ट केंद्रण होता है और यही गद्य और पद्य में अंतर है। प्रपद्यवाद मानता है कि चीजों का एकमात्र सही नाम होता है। वस्तुतः ये सभी सूत्र यद्यपि प्रपद्यवाद के हैं, किंतु इन्हें प्रयोगवाद के सूत्रों के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। कारण ये ही सूत्र और तथ्य प्रयोगवाद में भी किंचित हेरफेर के साथ स्वीत हैं। अब प्रश्न यह है कि प्रयोगवाद की सीमा रेखा क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। स्पष्ट ही प्रयोगवाद की सीमा रेखा को सन 1943 से 1953 तक स्वीकार किया जा सकता है। इसको याद रखना है फ्रेंड्स, प्रयोगवाद की सीमा रेखा को 1943 से 1953, ठीक है, 10 साल तक स्वीकार किया जा सकता है। सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक, 1953 में प्रकाशित दूसरा सप्तक प्रयोगवाद के प्रमुख संग्रह हैं। तार सप्तक में मुक्तिबोध, नेमित चंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय की कविताओं को स्थान प्राप्त है। तो दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और भारती की कविताओं को स्थान मिला है। इन दोनों सप्तकों के अतिरिक्त प्रतीक और पाटल जैसी पत्रिकाओं ने भी प्रयोगवाद को काफी बढ़ावा दिया। नकेन के
प्रपद्य और चित्रेतना भी इसी श्रृंखला में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रयोगवाद के अर्थ, स्वरूप और महत्व व प्रेरक तत्वों के इस निरूपण में उसकी कतिपय विशेषताएं भी स्वतः ही आ गई हैं। फिर भी कुछ अन्य विशेषताएं भी ऐसी हैं जो अलग से विवेचन की अपेक्षा रखती हैं। उन्हीं का संक्षिप्त विवेचन आगे किया जा रहा है। ध्येतव्य यह है कि प्रयोगवाद विदेशी कविता से प्रभावित और प्रेरित तो है, किंतु वह अनुकरण भर नहीं है। उसमें आई बौद्धिकता, दुरूहता, रसहीनता, अति यथार्थवादिता, चमत्ती, अति वैयक्तिकता, गद्याभ्यास की प्रवृत्ति, नवीनता के नाम पर किए गए अनर्गल और बेमानी प्रयोग, व मन की दमित भावानुभूतियों का प्रकटीकरण आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके लिए भारतीय परिवेश की जटिलता भी जिम्मेदार है। शिल्पाग्रह जनित वैचित्र्य प्रदर्शन को पाश्चात्य प्रभाव मान सकते हैं। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन के चित्र प्रस्तुत करती हैं। उसमें जिस व्यक्ति सत्य के संप्रेषण का व्रत लिया गया है वह इसी समाज का अनुभूत एवं कटु यथार्थ है। यथार्थ का यह अभिव्यंजन धुएं के कड़वे घूंटों के पीने का समान है। प्रयोगवाद में व्यापक जीवनानुभूतियों का अंकन न होकर व्यक्ति की दैनंदिनी के वे पृष्ठ चित्रित हुए हैं जिनकी लिखावट तो साफ और बेलाग है, किंतु उसका संबंध कवियों के स्व से है। स्व के प्रति ममत्व की घनता ने ही इन व्यक्तियों के काव्य को सीमितार्थी बना दिया है। जीवन की जटिलताओं को भोगने के कारण प्रायः सभी प्रयोगवादियों ने बौद्धिकता का वर्ण किया है। इनकी बौद्धिकता राग प्रेरित नहीं है। उसमें बौद्धिक चमत्कार का अंश इतना अधिक है कि यह अनुभव ही नहीं होता कि कविता का संबंध राग से भी हो सकता है। बौद्धिकता की आंच में पिघलकर इनका राग दीप्त हृदय और उसकी आर्द्र संवेदनाएं सूख गई हैं। फलतः कविता दुरूहता और अस्पष्ट अभिव्यक्तियों का गोदाम बन गई है। यह ठीक है कि युग बदल रहा था और बदलते युग में बुद्धि का प्रभाव बढ़ रहा था, किंतु वह इतना नहीं था कि कविता कविता न रहकर बौद्धिक व्यायाम हो जाए तथा उसका रूप ही कुरूप हो जाए। जीवन की जटिलताएं कब नहीं रही और कब वे कविता में आकर नहीं पा सकी। प्रायः सदैव ही मात्रा का अंतर हो सकता है, किंतु प्रयोगवाद में अभिव्यक्त जटिलताओं ने तो कविता को न केवल दुरूह बनाया है अपितु उसकी संप्रेषणीयता को भी बाधित कर दिया है। फलतः साधारणीकरण की अपेक्षा विशेषीकरण को महत्व मिलता गया और कविता तथा पाठक के बीच एक देर दिखाई बढ़ती गई। प्रयोगवाद ने प्रयोगातिशयता के कारण वर्ज्य विषयों व निषिद्ध वक्ष के वार्ता प्रसंगों को भी यथार्थ के नाम पर अभिव्यक्त किया। इसी अति यथार्थवादी प्रवृत्ति के कारण पंत ने लिखा है कि प्रयोगवाद की निर्जीर्णी कलकल छलछल करती हुई फ्रायडवाद से प्रभावित होकर स्वप्निल फैनिल स्वर संगीतहीन भावनाओं की लहरियों से मुखरित उपचेतन अवचेतन की रात क्रुद्ध ग्रंथियों को मुक्त करती हुई दमित कुंठित वासनाओं को वाणी देती हुई लोक चेतना के स्रोत में नदी के द्वीप की तरह प्रकट होकर अपने पृथक अस्तित्व पर अड़ गई हैं। वैयक्तिकता छायावाद में भी थी, किंतु प्रयोगवाद में यह चरम सीमा पर है और इसका कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया है। यही कारण है कि कविता एक्स्ट्रा पर्सनल हो गई है और उसमें व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, अनास्था, पराजय और मन संघर्ष के सत्य को पूरी बौद्धिकता के साथ वाणी दी गई है। छायावादियों की वैयक्तिकता जितनी रंगीन, स्वप्निल और मनोहर भावुकता से रंजित थी, वहीं प्रयोगवादियों की वैयक्तिकता एकदम शुष्क, पत्र डंठल विहीन और नंगी है। उसमें भदेरपन, शालीन रमणीयता नहीं। प्रयोगवादी कविता में दमित वासना का ही अधिक अभिव्यंजन हुआ है। काम संवेदनाओं को तीव्रता से व्यक्त करने वाली यह कविता यौन वासनाओं को खुले मन से ग्रहण करती है। अज्ञेय जैसे कवि का श्वास कामावेग से उत्पत्ति रहा है और उनकी धमनियों में लहू की धार उमड़कर नारी को पुकारती हुई
दिखाई दे रही हैं, तो भारतीय नारी के फिरोजी होठों, चंपाई वक्ष और शरीर की नरमाई की गरमाई पर ही अनी जिंदगी वार बैठे थे। प्रयोगवादी कविता भावहीनता का शिकार होने के कारण गद्यात्मक तो हो ही गई है, वे चित्र की भी हिमायती हो गई है। इसी कारण उपमानगत नवीनता, छंद और प्रतीक व भाषागत नवीनता भी चरम सीमा पर दिखाई देती है। कहीं कोका कोला जैसे हुस्न है, तो कहीं अंतिम जलती तीली सी हंसी है, और कहीं कैमरे के लेंस से बुझी हुई आंखों का वर्णन है, तो उपमानगत विचित्रता को प्रकट करता है। नवीनता के नाम पर किए गए ऐसे सैकड़ों प्रयोग मिलते हैं जो अर्थगर्भित कम, व्यर्थ अधिक हैं। प्रयोगातिशयता के कारण ही चाय की प्याली, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गदहा भी कविता में विषय बनकर बेखटके चला आया है। मुक्त छंद का प्रयोग तो समझ में आता है, किंतु तुकाग्रह के कारण आए बेतुके प्रयोगों की क्या तुक है, समझ में नहीं आता है। शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति भी प्रयोगवादी कविता में पर्याप्त रही है, तथा भाषाई प्रयोगों में आड़ी तिरछी लकीरों, त्रिभुजों, विराम चिन्हों और शब्दालोपी वाक्य विन्यास आदि के कारण भाषा नितांत वैयक्तिक व प्रभावहीन हो गई है। जो भाषा आद्यंत एक सामाजिक क्रिया रही है और जिसका रूप स्वरूप सदैव सामाजिकता और संप्रेषणीयता से जुड़ रहा है, वही प्रयोगवादियों के हाथों अपनी गरिमा खो बैठी है। यह सब प्रयोगों को ही साध्य मानने के कारण हुआ है। अब हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ में। तो हिंदी कविता की विकास यात्रा में आधुनिक काल के संदर्भ से छायावादोत्तर कविता में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का महत्व है, किंतु यह महत्व उतना रेखांकित करने योग्य नहीं है जितना कि छायावाद और नई कविता का महत्व रेखांकित करने योग्य है। कारण यह है कि प्रगतिवाद ने छायावादी सौंदर्य चेतना और कल्पना वैभव को पीछे धकेलकर यथार्थ से जुड़ने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में वह जन सामान्य और जन जीवन के निकट तो आया, किंतु कविता की आत्मा को हल्का होना पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि कविता में जो कवितापन होता है वह प्रगतिवाद में आंशिक रूप से ही देखने को मिलता है। प्रयोगवाद की स्थिति तो और भी विचित्र रही। प्रयोग शब्द ही यह संकेत करता है कि इस धारा के कवियों ने अपने आप को अलगाने के लिए और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त बौद्धिकता से काम लिया। भाषा, अप्रस्तुत और प्रतीकों के ऐसे प्रयोग किए जो चमत्कार से युक्त अधिक थे। वे हृदय की गहराइयों में प्रवेश करने वाले नहीं थे। एक प्रकार से प्रयोगवादी कविता प्रतीत होती हैं, उसमें जीवन का स्पंदन नहीं है। वह एक प्रकार से इस धारा के कवियों के प्रयोगपरक दृष्टिकोण को ही सूचित करती हैं। इतना ही नहीं, प्रयोगवाद में समाज के प्रति वह दृष्टि भी विकसित नहीं हुई जो प्रगतिवाद में थी। ऐसी स्थिति में प्रगतिवाद और उसके कवि इस बात के लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने कविता को जीवन के पार्श्व में आ खड़ा किया। भले ही ऐसा करने में वस्तु पक्ष प्रमुख हो गया और शिल्प घिसा पिटा रूप लेकर ही सामने आया। प्रयोगवाद ने तो शिल्प को ही अधिक महत्व दिया, वस्तु पक्ष वहाँ न्यून ही रहा। संक्षेप में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का यही संबंध और अंतर है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ने नई कविता के लिए ऐसी भूमि अवश्य तैयार कर दी थी जो जीवन से जुड़ी हुई भी थी और नवीनता और मौलिकता लिए हुई भी थी। तो फ्रेंड्स, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद टॉपिक अपना यहीं पूर्ण होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।